हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है सी एस स्टडी BC। मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई सी टेट की। सी टेट का पेपर फर्स्ट है आपका और EVS की तैयारी चल रही है भाई मेरे चैनल के माध्यम से। EVS, हिंदी, CDP और आपके SST मैथ भी हो गया, यानी कि सभी क्लासेस मैं अपने चैनल पर ले रहा हूँ। अभी मैथ की क्लास नहीं आ रही कंटिन्यू। 25 तारीख के बाद आपकी कंटिन्यू आपकी मैथ की क्लास आती रहेगी, ठीक है भाई। EVS की 2 क्लास मैंने डाल दी है, तीसरी क्लास है EVS की। और EVS के वे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर बार एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन CDP के भी है और मेन क्वेश्चन भी है, यानी कि कंटेंट के क्वेश्चन भी है आपके, ठीक है भाई। आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ, DSSB के अंदर TGT की पोस्ट सबसे ज़्यादा आने वाली है भाई, ठीक है। आपको मैं बता दूं, अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली अधिसैन चयन आयोग बोर्ड के अंदर, ठीक है, जो दिल्ली का DSSB वाला मतलब विभाग है, उसमें TGT की पोस्ट सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है। आओ कितनी भी 6 या 7 हज़ार या 8 हज़ार वैकेंसी कुल मिला करके हर सब्जेक्ट में वैकेंसी आ जाएगी TGT की। प्राइमरी की वैकेंसी वही रहेगी 500 या 600 के आसपास, जो PRT की वैकेंसी रहती है, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा यानी कि जैसे साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब TGT के उसमें सब्जेक्ट है। SST हो गया आपका, ठीक है, सोशल साइंस हो गया आपका, और आपका और भी दूसरे सब्जेक्ट है। मेन सभी सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगी ये, ठीक है। तो मैं आपसे बस एक गुजारिश कर रहा हूँ, आप दोनों पेपर की तैयारी करो और बहुत अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि इस बार आपको एक चीज़ और है कि जो 2024 है आपका, ठीक है भाई, जो आपका 2024 है वो इलेक्शन का साल है आपका। 2024 जो है इलेक्शन का साल है, और इस इलेक्शन के साल में दिल्ली के अंदर अभी सर्वे निकल कर आया था कि 18,000 वैकेंसी इन पोस्ट खाली है आपकी। कितनी? 18,000, जिसमें आपकी PRT की भी हो जाती है, आपकी TGT की भी हो जाती है और आपकी PGT की भी हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो पोस्ट खाली है वो खाली है आपकी TGT सब्जेक्ट की। TGT में आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, आपकी SST हो गया, मैथ हो गया, ठीक है। और यानी कि ओवरऑल जो भी TGT के सब्जेक्ट है वो सबसे ज़्यादा वैकेंसी खाली है यहाँ से। तो मैं आपसे बस एक ही गुजारिश कर रहा हूँ कि सेकंड पेपर में ज़्यादा मेहनत करिए। फर्स्ट पेपर के साथ साथ में सेकंड पेपर की मेहनत भी करिए। और एक दूसरी बात, जो कैंडिडेट दिल्ली के जनरल के हैं वो तो जनरल में आते ही है, ठीक। और OBC वाले OBC में ही आते हैं और SC वाले SC में आते हैं। दिल्ली वाले जो दिल्ली वाले व्यक्ति है, जो अदर स्टेट के छात्र है, जैसे OBC वाला कैंडिडेट, वो कहाँ से दिल्ली के अंदर जनरल में काउंट होगा। कहीं में काउंट होगा? जनरल में काउंट होगा। और क्योंकि OBC वालों के लिए वैसे तो ये है कि भाई 82 नंबर पर पास है, पर जब दिल्ली के अंदर वो जनरल में काउंट होगा तो उसके लिए 90 नंबर लाने ज़रूरी है, जब भी वो अपना दिल्ली के अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और SC ST और PH वालों के लिए तो सारा वही है, जैसे हर स्टेट में होता है 82 नंबर पर पास है, तो यहाँ भी SC ST और PH वाले कैंडिडेट 82 पे ही मतलब काउंट माने जाएंगे। अब बात आती है कि भाई जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट है, OBC वाले हैं, वो दिल्ली के अंदर जनरल में काउंट हो गए और उनको 90 नंबर लाने ज़रूरी है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को भी समझिए, क्योंकि अब एक चीज़ हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही नया आयोग गठित हो जाएगा उसके तुरंत बाद TGT PGT की भर्ती की डेट अनाउंस हो जाएगी, और उसके बाद फिर आपका UP टेट और फिर सुपर टेट लिया जाएगा। सुपर टेट में वैकेंसी आए कितनी भी, ठीक, आएगी ज़रूर। अगर एक आएगी तो एक ही आएगी, जब 20 आए 20, पर आएगी ज़रूर सुपर टेट की वैकेंसी ज़रूर, ठीक है भाई। तो आप लगे रहिए, ये साल आपके लिए नौकरी का है, ठीक है, और नौकरी मिल के रहेगी आपको अगर आप लगे रहे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर पहला है कि बाला का पूरा रूप क्या है। इसमें बाला का पूरा रूप पूछ रहा है कि बाला का पूरा रूप या नाम क्या है।
ऑप्शन ए रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, ऑप्शन बी मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, ऑप्शन सी अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल और ऑप्शन डी अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है भाई, तो भाई आपको मैं बता दूं बाला का जो पूरा रूप है वो ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अधिगम सहायक के रूप में, सॉरी रूप में है भाई, रूप में बिल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भाई टाइपिंग करते हुए कराते हुए मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंटेंट छपवाना पड़ता है आपके लिए। और भाई अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है भाई कंटेंट बनाने में और छपवाने में और फिर आपके लिए वीडियो लाने में। ठीक है भाई, तो भाई थोड़ा सा इस चीज़ के लिए ध्यान दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 2, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यह एक क्या है भाई। ठीक है, क्या कह रहे भाई, ये महिला जो है पुरुषों की तुलना में कमज़ोर है, यानी कि पुरुष ताकतवर है, महिलाएं कमज़ोर है। तो ये कौन सी धारणा है, किसके अंतर्गत इसमें कही गई है। ऑप्शन ए अंधविश्वास, ऑप्शन बी मिथक है, ऑप्शन सी वैज्ञानिक तथ्य है और ऑप्शन डी रूढ़िबद्ध धारणा है। आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन किसी न किसी रूम में ये पूछा जाता है। कभी ये पूछता है लिंग जेंडर क्या है भाई, इनको भाई एक लड़की है वो गणित में कमज़ोर है, लड़कों से कमज़ोर होती है लड़कियां, तो उसका क्या कारण होता है, तो उसमें ऑप्शन दे देते हैं। हमेशा अगर रूढ़िबद्ध धारणा या रूढ़िवादिता ऑप्शन में दिखे आपको इस तरह क्वेश्चन में, तो भाई टिक कर देना, रूढ़िवादिता धारणा इसके अंदर आ जाएगी। क्योंकि ये किस धारणा के अंदर है, क्योंकि रूढ़िवादी धारणा ये है जो पहले से चलती आ रही है कि महिलाएं चाहे कितनी भी सक्षम हो, पर रूढ़िवादी का धारणा के अंतर्गत यही धारणा चलती आएगी कि ये महिलाएं कमज़ोर है या महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, सब पुरुष प्रधान देश है, पुरुष ही सब कुछ करेगा, तो ये धारणा पहले से ही चलती आ रही है भाई। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में बिहार के सापेक्ष, ठीक भाई, बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। ये पूछ रहा कि भाई आपका जो बिहार है और जम्मू कश्मीर है और गोवा है, इनकी स्थिति किस प्रकार की है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन सी पश्चिम और पूर्व और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है भाई, तो ये पूछ रहा कि आपका जो बिहार है वो बिहार किस तरफ है, वो उत्तर की साइड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर क्या है, जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा वो भी पश्चिम, मतलब पश्चिम की साइड में हो जाएगा। गोवा क्या है वो दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, इसमें भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। अब सबसे धीमी पूछ रहा कि जब वाष्पीकरण होता है, ओस पड़ती है, तो उस टाइम पे आपकी किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। ऑप्शन ए सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है, ऑप्शन बी सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है और ऑप्शन डी सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होती है, क्या होती है, सबसे धीमी होती है, तो उस समय सतह क्षेत्र तो बढ़ जाता है और तापमान आपका घट जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया में जब ये सबसे धीमी होती है तो आपका जो सतह क्षेत्र होता है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन तापमान इसमें आपका घट जाएगा, क्योंकि जब वाष्प होगा तो गर्मी की जो तापमान है, गर्मी है, वो कम हो जाएगी और सतह इसका क्षेत्र वो बढ़ जाएगा। जैसे सर्दियों में धुंध आप वगैरह देखते हो तो वही कारण होता है कि जब धुंध होती है तो आपकी जो सर्दी है यानी कि वाष्प क्रिया है वो कम हो जाए, तापमान घट जाएगा, उसमें गर्मी नहीं होगी। ठीक, और इसका सतह क्षेत्र बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो ज़्यादा में क्या होता है, इसका सतह क्षेत्र घट जाएगा और तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी हो जाएगी। जैसे अब मई जून में गर्मी पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 5, स्थानों, दूरियों और दिशाओं
की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है वो किसके अंदर है? ऑप्शन ए ग्राफिक कौशल, ऑप्शन बी दिशात्मक कौशल, ऑप्शन सी चित्रण कौशल और ऑप्शन डी स्थितिया कौशल। देखो जो इसमें पूछ रहा कि स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है? वो होती है भाई स्थितिया कौशल के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की है? तो वो किसने करी है भाई? कि एनसीएफ को कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर भी चीज़ें पढ़ाई जाए। ठीक, और किस तरह पढ़ाई जाए, कौन सा वो राष्ट्र, कौन सा मतलब इसमें आपका शिक्षा नीति है? ऑप्शन ए एनसीएफ 1975 ने कही है कि प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को पढ़ाया जाए, यानी कि पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाए। ऑप्शन बी एनसीएफ 2005 ने कही है, ऑप्शन सी एनसीएफ 1988 ने कही है और ऑप्शन डी एनसीएफ 2000 ने कही है। देखो जब पर्यावरण की बात आती है, ये कह रहा है कि भाई पर्यावरण को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्तर पर कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क ने बात कही है? तो इसमें भाई आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ने कही है कि भाई पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? ठीक है भाई, यानी कि स्थानांतरित खेती करने का रिवाज होता है वो किस राज्य में होता है या किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन सी दक्षिणी क्षेत्र में और ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। फटाफट आपके 20 क्वेश्चन है, 18 से 20 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। मैं और दूसरे की तरह नहीं कि भाई इन्हीं 20 क्वेश्चन में 2-2 3-3 घंटे लगा दिए, नको भाई इशू ऐसे है ऐसे है। फटाफट आंसर, फटाफट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है वो कहाँ है भाई? उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होता है। ठीक, भारत के जो क्षेत्र है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज होता है भाई। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अब इसमें से आपको बताना कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए जलवाष्प, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी की सभी ग्रीन हाउस गैस है इसमें भाई। जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी। ठीक भाई, सभी की सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में ठंडे रेगिस्तान। ठीक है भाई, जब भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून को प्रभावित नहीं करते या नहीं होते तो क्या कारण है भाई? ऑप्शन ए ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होते हैं, ऑप्शन बी ठंडे रेगिस्तान में गर्मियों में और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, ऑप्शन सी ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं और ऑप्शन डी ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली कम होती है। ठीक है भाई, इसमें ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठीक है भाई, जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं यानी कि जो बर्फ इलाका होता है, एक तो होता है रेतीला इलाका, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेगिस्तान। अब यहाँ बात हो रही है ठंडे रेगिस्तान की, और ठंडा रेगिस्तान सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? लेह लद्दाख में भाई। ठीक, लेह लद्दाख क्योंकि सारा हिमालय से घिरा हुआ है, तो यहाँ से बात होती है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, क्योंकि ठंडे रेगिस्तान की बात हो रही है भाई। ठीक, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ताजमहल के पीले होने के, यानी कि ताजमहल है वो ताजमहल की जो संगमरमर लगा हुआ है वो पीला किस कारण से हो रहा है? इस क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि ताजमहल के पीले होने के निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, यानी कि कौन सी गैस वो जिम्मेदार है जो ताजमहल पीला हो रहा है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर।
तो भाई आपको मैं बता दूं, ताजमहल जो पीला हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो, क्योंकि आगरा के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से जो उनसे गैस निकलती है, ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ताजमहल की जो संगमरमर है वो पीला पड़ रहा है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? भाई गोलकोंडा है तो वो किला किसने बनवाया? ऑप्शन ए पल्लव राजवंश ने, ऑप्शन बी चोल राजवंश ने, ऑप्शन सी चालुक्य राजवंश ने, और ऑप्शन डी काकतीय राजवंश ने। भाई अगर चैनल पर हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, ज़्यादा लंबे वीडियो में डालता नहीं, ज़्यादा 25 से 30 मिनट की वीडियो होती है मेरी, बस इससे ज़्यादा नहीं। फटाफट क्वेश्चन कराता हूँ, 20 क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन फटाफट, उनका कारण भी बता देता हूँ कि ये कारण है। ठीक है भाई, तो गोलकोंडा जो किला है वो बनवाया है भाई आपका, किसने बनवाया है? काकतीय राजवंश ने बनवाया है गोलकोंडा किला। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 12, ये साइंस का क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस में पूछा गया है। देखो ये कह रहा है कि 15 जीएमएल घनत्व और 3 ml घनत्व, सॉरी आयतन वाले ये कह रहा 15 जीएमएल घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है भाई, अब इसमें ऑप्शन दे रखे कि 12 ग्राम, ऑप्शन बी 18 ग्राम, ऑप्शन सी 45 ग्राम और ऑप्शन डी 5 ग्राम। ठीक है भाई, ऑप्शन डी इसमें दे रखा है भाई 5 ग्राम। तो भाई ये कह रहा कि 15 और 3, सीधी सी बात है, 15 को 3 से गुना कर दो तो भाई आपका 45 ग्राम आ जाएगा। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, साइंस का क्वेश्चन है और साइंस का क्वेश्चन ईवीएस में पूछा गया है। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये भी साइंस का ही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अब इसमें से आपको बताना कौन सी अदिश राशि है। ऑप्शन ए भार है, ऑप्शन बी द्रव्यमान है, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण है, ऑप्शन डी संवेग है। तो जो अदिश राशि है वो आपकी द्रव्यमान है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, फटाफट क्वेश्चन है, 18 से 20 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है भाई, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजरती नहीं। ठीक भाई, जो प्रकाश किरण है वो गुजरती नहीं है, तो वो किसके अंदर है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अपारदर्शी, ऑप्शन सी पारभासी और ऑप्शन डी पारदर्शी। ऐसी कौन सी वस्तु है जो प्रकाश की किरण से नहीं गुजरती? उसको बोलते हैं हम अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसी किरण है जो प्रकाश की किरण से नहीं गुजरती। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg होगा? क्योंकि भाई चंद्रमा पे जो बारिश है वो भी उल्टी होती है, जो चंद्रमा पे हमेशा बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती है। तो ये पूछ रहा कि पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार अगर उस जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 kg है तो वहाँ कितना होगा? तो वहाँ भी भाई आपका 10 kg ही होगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई इसमें आपका। क्वेश्चन नंबर 16, एक विल्य का विघटन दर निर्भर करता है। तो एक विल्य, ये पूछ रहा जो एक विल्य है उसका विघटन दर किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए भार पे, ऑप्शन बी दाब पे, ऑप्शन सी तापमान पे और ऑप्शन डी सतह या क्षेत्र पर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तापमान पर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि या गतिविधियां है? ठीक है भाई। तो ऑप्शन ए श्यामपट्ट का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी चित्र पढ़ना, ऑप्शन सी फील्ड भ्रमण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसमें पूछ रहा कि ईवीएस, ठीक है भाई, ईवीएस कक्षा में कौन सी गतिविधि होती है? भाई सभी गतिविधि, हम श्यामपट्ट का भी उपयोग करते हैं,
चित्र भी पढ़ते हैं और फील्ड भ्रमण भी करते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा भाई आपका। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और भाई ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह, ठीक भाई, तो विषयगत या एकीकृत या समावेशी या उपयुक्त सभी। इसमें भी आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक छोटी सी वीडियो थी, फटाफट क्वेश्चन हो गया आपके। इसी तरह हर सब्जेक्ट के लिए वीडियो आती रहेगी, उसमें आपके CDP की भी रहेगी, कंटेंट के भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।